नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। जेएसएससी के द्वारा जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था जिसका नाम था झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर झारखंड फील्ड वर्कर का जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था, यानी कि जो फॉर्म 10th लेवल का था और 1 अगस्त 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक भराया जाएगा। उसी फॉर्म का जो क्लासेस हम बोले थे चालू करने का, तो वो क्लासेस चालू हो चुकी हैं और इसमें हम लोग अभी पेपर 2 का जो हिंदी वाला पेपर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी तक काव्यखंड में ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी जो सूरदास के द्वारा लिखा गया था, साथ ही साथ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था जो, और डार धूम्र पलना और पलनी नुपुर जो देव के द्वारा लिखा गया था, और आत्मकाव्य जो था जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा जो कविता हम लोग पढ़ेंगे वो है फसल और यह दंतरित मुस्कान जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। तो आज हम लोग ये 2 कविता पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे छाया मत छूना, है ना। छाया मत छूना मन, ये गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है, और कन्यादान जो ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है, और संगतकार मंगलोस डबराल के द्वारा लिखा गया है। इसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो कल उम्मीद है कि हम लोगों का जो काव्य खंड है वो खत्म हो जाएगा इसमें। और आप लोगों को मैंने कहा था कि ये जो 10th लेवल का फॉर्म आया है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि आप लोगों को हिंदी रखने के लिए पेपर 2 का जो भाषा पेपर था लैंग्वेज पेपर में, और मैं उसी का पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। उसका कारण यह था कि आप यदि खोरठा रखते हैं तो खोरठा का सिलेबस क्लियर नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिस कारण से मैंने हिंदी को रिकमेंड किया था। और हिंदी सही है, इसमें अच्छा खासा नंबर बनाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कविता वो है उत्साह और अट नहीं रही, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। तो इनके विषय में पहले हम लोग जान लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में, और हल्का सा ब्रीफ में हम ये कविता के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल, ठीक है, में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, मतलब पढ़ने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन सुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, मतलब अपने प्रियजनों के असमय निधन की वजह से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था वो, ठीक है। इसके बाद है साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अवतरण संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति
अविस्मरणीय है, यानी कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशित है। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है निराला रचनावली। उसका कुल मिला के 8 खंड है जिसमें उनके पूरे जितने भी साहित्य वो लिखे थे वो सभी उसमें प्रकाशित किया गया है। ये आप याद रखिएगा, निराला रचनावली, हो सकता है क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्राकृतिक का विराट तथा उद्दत चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ एक गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। समझ पा रहे हैं ना? आप लोगों को किसी भी प्रकार के वर्ड में परेशानी होगी तो कृपया आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद है उत्साह एवं आवाहन गीत है। ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, उत्साह जो है एक क्या है, वो आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा कविता इसमें है, अट नहीं रही है। ये क्या है? कविता फागुन की मादकता को प्रकट करता है। फागुन समझ में आ रहा है? जब होली का टाइम आता है, ठीक है, कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ललित मतलब सुंदर होता है, ठीक है, मतलब क्लियर है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो कविता हम लोगों का है वो है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन पाले, नवजीवन वाले, है ना। वज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वाह, इसमें इसका अर्थ क्या निकल रहा है जरा हम लोग देखते हैं। अर्थ है कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। वह बादल से गरजने का आग्रह करता है। कवि कहता है बादल तुम गरजो, तुम गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। सुंदर काले घुंघराले केशों जैसे रूप वाले बालक के जैसे बादल, तुम गरजो, तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। अपनी वज्र जैसे विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो। हे बादल, तुम गरजते रहो। ठीक है, इसके बाद का लाइन क्या है? विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के
निषाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। वाह, इसका अर्थ क्या है? तो कविता या कवि कहता है, हे बादल, संसार के सारे लोग ग्रीष्म के तपन से व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर तुम अनंत आकाश में छा गए हो। अब अपनी शीतल जल वर्षा से इस तपती हुई धरती को भिगोकर इसका ताप दूर कर दो। समझ में आया? यही है आपका कविता। इसमें भी कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कृपया कमेंट करिएगा। और ये जो PDF आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो द मिश्रा क्लासेस के नाम से है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद का कविता आता है, अट नहीं रही है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग पूरा, इसके बाद इसका भावार्थ के विषय में देखेंगे हम लोग। क्या है? अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसका अर्थ क्या है? कवि वसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि फागुन मास का यह असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध और व्यापक है कि यह आंखों में समा नहीं पा रहा है। लगता है प्राकृतिक के शरीर में न समाने वाली यह कांतिमय शोभा बाहर निकल पड़ रही है। फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को मादक गंध से भर रहा है, यानी कि सुगंधित गंध, है ना। वासंती मस्ती में उड़ान भरते पक्षियों के कारण सारा आकाश पंखमय हो रहा है। फागुनी शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर से दृष्टि हटाए नहीं हट रही है। कहीं हरे और लाल पत्तियों से डालियां लदी हैं और कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह प्राकृतिक सुंदरी के कंठ में पड़ी पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। फागुनी प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल को इतना सुंदर या इतनी सुंदरता दे डाली है जो वहां समा नहीं पा रही है। कितना अच्छा है। चलिए, ये कविता आप लोगों का दोनों खत्म होता है, उत्साह और अट नहीं रही है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यह दंतुरित मुस्कान और फसल की ओर। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अकड़ल स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया।
नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधरा, सतरंगे पंख वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इसके बाद नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतव्य नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख है हिंदी एकेडमी हो गया, इसके बाद दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद क्या है, लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना और मुक्त छंद में भी रचना की थी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यह दंतुरित मुस्कान कविता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह क्या है? यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता में व्याप्ति ऐसी है कि कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों में बांकपन जुड़ा होता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसलें या फसल आंखों के सामने आ जाती है। ये फसल कविता के बारे में बात आ रहा है। परंतु फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में यह भी रेखांकित करती है कि प्राकृतिक और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी जान, है ना। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि दंतुरित मुस्कान किसको कहते हैं? जब छोटा बच्चा का सामने 1-2 दांत आता है उस समय वो मुस्काता है, तो उस समय वो दंतुरित मुस्कान कहलाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक यानी कि मृत व्यक्ति में भी जान डाल देने के काबिल है। उसके बाद धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि धूल से भरे ये तुम्हारे शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, यानी कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल रहा है कमल। ठीक है, पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, है ना। इसके बाद क्या है, छू गया तुमसे कि झने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल, क्या बात है।
चलिए इसकी व्याख्या को बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कवि ने नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मोहक है, ये इतनी मनमोहक है कि यह मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि यदि कोई निराशा, उदास और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस संतुलित मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। कवि कहता है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हैं। वाह! कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निरख कर मेरा मन, यानी देख कर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठा है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवाण का स्पर्श पाकर ये चट्टाने पिघलकर जल बन गई हो। कहने का आशय यह है कि बच्चों की मधुर मुस्कान पाषाण हृदय यानी कि पत्थर हृदय वाले मनुष्य को भी पिघलाकर अति कोमल बबूल वृक्ष को शेफाली की फूल की तरह झड़ने लगते हैं। आशा यह है कि कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क, कठोर और झकरीला हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसका मन भी पिघल गया और शेफाली की फूल की भांति सरस और सुंदर हो गया। चलिए आगे का लाइन पढ़ते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। क्या बात है, वाह! इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं हम लोग। कवि कहता है कि तुम अर्थात नन्हे बच्चे मेरी ओर एक टक होकर देख रहे हो, इससे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र स्वयं हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए मुझे पहचान भी नहीं पाए, तो यह स्वाभाविक ही है। कवि पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो आज मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को भी जान नहीं पाता। वाह! इसके बाद क्या है कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य होना चाहिए, यहाँ पे गलत मिस प्रिंटिंग है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती है मधु पर्क, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार। जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी बड़ी ही छविमान। ठीक है, अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं। उंगलियां, ये हाँ, व्याख्या क्या है। कवि नन्हे शिशु को संबोधित कर कहता है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर मैं एक कहूँ जो लगातार लंबी यात्राओं रहने से तुम दोनों से पराये हो गया हूँ, लंबी यात्राओं में रहने से, ठीक है। इसलिए तुम जैसे अतिथि से तुम्हारा या मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी
माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधु पर्क चढ़ाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय तुम भी वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकले हुए दांत या दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है और मैं तुम्हारे उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। चलिए, तो हमारा ये दंतुरित मुस्कान खत्म होता है। इसके आगे हम लोग फसल को पढ़ेंगे। चलिए, इसके आगे का कविता फसल है, इसको पढ़ते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों लाखों कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? समझ पा रहे हैं आप क्या बता रहा है यहाँ पे? एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अर्थात आप देखिएगा कि वर्षा चक्र, यदि जल चक्र को जानते हैं बहुत अच्छे से, तो उसमें क्या नदियों, महासागरों, जलाशयों जितना भी है, सबका पानी एक साथ आके बरसता है ना। और एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। ये किसके विषय में बात कर रहा है? किसानों के विषय में, है ना। और उसके बाद एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, तब मिलके आता है फसल बनता है। ठीक है, तो फसल क्या है, इसका भावार्थ देखेंगे हम बढ़िया से। तो हमसे अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद कभी इस बात पर गौर करते हैं, जिस फसल के कारण हम भोजन हमें मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छुपे हुए गुणों और छुपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूर के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है। इसके बाद का लाइन क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका अर्थ क्या होगा? तो जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों की स्पर्श की महिमा है, वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है ना, जो अपने आप में संजोए हुए हैं। वह सूरज की किरणों का रूपांतरण है। अपने जीवन विज्ञान के पाठ में पढ़ा होगा कि किस तरह सूर्य की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। ये आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसी का बात हो रहा है। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा का थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल को तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसलों के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक मिलते हैं, फिर यानी धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती है, लेकिन उस पर हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है। ठीक है, चलिए, ये दोनों कविता आज खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।